नमस्कार। धीरेन्द्र पुंडी न्यूज पॉइंट में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है और सबसे पहले हम स्वागत कर लेते हैं भाऊ तोरसेकर सर का। बहुत वो लगातार नमस्कार। हम लोगों के साथ हैं और दर्शकों को हर बार पिछली बार से ज्यादा मजा आता है, ज्ञान भी मिलता है, जानकारी भी मिलती है और राजनीति पे इस तरीके से समझने का तरीका भी पहली बार दिखता है। तो मैं स्वागत कर रहा हूं भाऊ का। आज हम एक बिल्कुल एकदम नए उस विषय पर बात करने जा रहे हैं जो अभी तक हम लोग जो दिख रहा है लेकिन लोग देख नहीं रहे हैं। उसको देखने के लिए उनको भाऊ तोरसेकर की तरह का अनुभव और दृष्टि चाहिए। तो वहीं से शुरू करते हैं। वैसे आज एक बड़ा अपडेट तो ये था कि किस तरह से कांग्रेस को लगता है कि कर्नाटक में भी वो लोग अभी तक कोई हाईकमान गायब है। जो आपने कहा था पार्टी उसी तरफ बढ़ती हुई दिख रही है। उन्होंने हालांकि चाय वो इडली डोसा नाश्ता वो सब कर लिया है, लेकिन करके भी आके दिल्ली में ही उनको आना आके बताना है। तो ये किस तरफ चल रहा है और हम किस राजनीति की तरफ आगे जा रहे हैं अगर इसमें देखें नया, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी कह रहे हैं कि गीता ने सिखाया है अत्याचारियों का विनाश भी जरूरी है। तो ये सब चीजें किस तरफ इशारा कर रही हैं भाऊ? देख, ये तो देखो, हमने तो पिछली बार इस पर ही चर्चा की थी, कर्नाटक में कैसे जी कांग्रेस टूट रही है। हम सरकार की बात नहीं कर रहे थे। मैंने बोला जी था जी कि हिस्ट्री है कि कांग्रेस इसके पहले 2 बार ऑल इंडिया लेवल पर टूटी है, तो कर्नाटक से ही शुरू हुआ था। और ये तीसरी बार हो रहा है कि जब कोई कन्नड़ ही कांग्रेस का अध्यक्ष है। ये तो बात थी। ये एक और बात उसमें जोड़ना चाहिए कि देखो, आपको पार्टी चलानी है या नेताओं के जो अहंकार है उसकी लड़ाई चलानी है, ये नहीं तय कर पर। देखो, तेजस्वी और राहुल के बात बारे में वही हुआ था। अहंकार की बात चल रही थी। ये तेजस्वी को नीचा दिखाना चाहते थे, तेजस्वी इनको नीचा दिखाना चाहता था। 2017 के चुनाव में कांग्रेस के साथ जाने के लिए अखिलेश रेड्डी था और राहुल उसको नीचा दिखा रहा थे, आपको याद होगा। तो ये जब तक उसमें नहीं जाते, मुझे अभी अभी थोड़ी देर पहले यूट्यूब पर एक कोई वीडियो सामने आ गया, तो उसमें से गाना निकला है, तो मुझे अजीब लगा कि कभी कभी वो नियति हमें जो होती है हमें समझाने की कोशिश करती है। वो गाना है, हम होंगे कामयाब एक दिन, डाले हाथों में हाथ, चलेंगे साथ साथ एक दिन। और एक दिन आएगा कब? हम जब स्कूल कॉलेज में थे उस समय का गाना है वो। एक्चुअली जूनियर मार्टिन लूथर किंग का ब्लैक पैंथर के समय का गाना है। वो हिंदी में ट्रांसलेट हुआ था, उसको भी 50 साल हो गए। तो डाले हाथों में हाथ, चलेंगे साथ साथ, लेकिन कब? वो दिन कब आने वाला है, वो सूरज कब उगने वाला है, इसको इनका पता नहीं है। और बस एक दूसरे से झगड़ते रहते। अरे, आपको सरकार चलाने के लिए कहा है। बार बार मोदी जी हो, नीतीश हो, उनको लोग क्यों चुनते हैं, ये बात समझो कि आपस के झगड़े तो चलते रहेंगे, लेकिन सरकार चलानी है। लोकतंत्र में चुनाव किस लिए होते हैं? एक नेता को कोई बड़ा भगवान बनाने के लिए नहीं, या तो किसी पार्टी को बढ़ावा देने के लिए नहीं, दूसरे किसी की आप नफरत करते हो उसको नीचा दिखाने के लिए नहीं। लोकतंत्र जो होता है वो आम जनता के भले के लिए चुनाव होते हैं। उसमें सत्ता आती है, सत्ता जाती है, जो कुछ है। ये लोग ये बात भूल चुके हैं कि मैं। और दूसरी बात होता है कि लीडरशिप। अब ये क्यों हुआ है, मैं एक बात बोल रहा हूं कि सिद्धरामैया बड़ा है या डीके शिव कुमार बड़ा है, ये जो संघर्ष चल रहा है। मैंने 6 महीने पहले, शायद जयपुर से पहले भी ये बात 2-3 बार छेड़ी थी कि बीजेपी के कितने 12-14 मुख्यमंत्री है, आप 6-5 मुख्यमंत्रियों के नाम नहीं बता सकते। इतने अननोन है, इतने अननोन है। उड़ीसा का मुख्यमंत्री कौन है, राजस्थान का कौन है, हरियाणा का कौन है, फटाफट आप नाम नहीं ले लग सकते। मध्य प्रदेश का कौन है, छत्तीसगढ़ का कौन है। और ये इतने अहंकारी लोग बीजेपी के मुख्यमंत्री नहीं है। गुजरात में भूपेंद्र पटेल जो 6 महीने पहले एमएलए हुए थे, डायरेक्ट मुख्यमंत्री बने।
और जब मुख्यमंत्री बने उनके मंत्रिमंडल में एक भी अनुभवी मुख्यमंत्री नहीं था, मंत्री भी नहीं था, फिर भी सरकार चली। उस सरकार के बाद जो 8 महीने में चुनाव हो गया, उसमें बड़े थम्पिंग मेजॉरिटी से गुजरात में लोगों ने उनको फिर से सत्ता में लाया। तो क्यों लाया? जनता दिखा रही है कि यह सरकार है, ये किसी नेता के लिए नहीं चलती, ये सरकार जनता के लिए चलती है। मुख्यमंत्री इंपॉर्टेंट नहीं है, जब तक वो एक आइडियोलॉजी पर चलता है, एक प्रोग्राम पर चलता है, एक नीति पर चलता है। यहां मुझे बताइए कि कर्नाटक में जो कुछ ड्रामा चल रहा है उसमें विचारधारा का क्या संबंध है? दोनों एक विचारधारा के, अलग अलग कोएलिशन गवर्नमेंट तो है नहीं। जो बिहार में है या महाराष्ट्र में है या झारखंड में है, वो कोएलिशन गवर्नमेंट है, गठबंधन की सरकार है। लेकिन कर्नाटक में अगर एक ही पार्टी की, एक ही विचारधारा की पार्टी की सरकार है, तो इसमें प्रॉब्लम क्यों पैदा हो गया? लोग सोचेंगे। और दूसरी बात बोल दूं, ये सब चल रहा है, खबरें चल रही है, लेकिन सी वोटर नाम की जो सर्वे एजेंसी है, उसके अंदाज कितने सही होते क्या बात छोड़ दो, लेकिन उन्होंने फटाफट एक सर्वे ले लिया कि अभी अगर कर्नाटक में चुनाव हो जाते तो 51% से 56% तक लोग चाहते कि ये सरकार ही बदले, बीजेपी की सरकार आ जाए। 51% से ज्यादा लोग अगर बीजेपी की सरकार आज की तारीख में कर्नाटक में चाहते हैं, तो ये किस आग से खेल रहे इनको पता नहीं है। ना हाईकमांड को है, ना शिव कुमार को है, ना सिद्धरामैया को है। लोग आपसे नाराज है, ये उस सर्वे से निकल आया। मैं ये नहीं मानता कि वो 100% सच है, वैसा ही हो जाएगा। ओपिनियन पोल या एग्जिट पोल सच साबित नहीं होते, मैं मानता हूं, लेकिन उससे एक लगाव या झुकाव समझ में आता है। आप जो तमाशा कर रहे हो उससे कर्नाटक की जनता कितनी नाराज है। और अभी अभी आप बिहार में लोगों की लताड़ लेकर निकले हैं, तो इतना तो ध्यान में रखो, उतनी की इज्जत करो वोटर की जिसने आपको सत्ता में लाया है। वोटर ने ना सिद्धरामैया को ना शिव कुमार को सत्ता में लाया है, ना कोई कुत्ता भी हो लेकिन राहुल गांधी की मर्जी का है इसलिए उसको वोट दिया है। नहीं, लोगों ने आपकी पार्टी को वोट दिया है, एक विचारधारा को वोट दिया है। जो बीजेपी की सरकार थी उसके नाराज थे लोग, उन्होंने आपको वोट दिया है, क्योंकि उसमें भी, उस समय के बीजेपी सरकार में भी एक दूसरे से ऐसे ही लड़ाई झगड़े चलते थे, उससे नाराज होकर लोग आपके पास आए थे। अब उनको फिर नाराज कर रहे क्योंकि ये भूल चुके हैं कि विचारधारा लोकतंत्र में इंपॉर्टेंट होती है, नेता नहीं। हाँ, वो विचारधारा का झंडा लेकर चलने वाला नेता लोगों के पसंद में आता है या उसको लोग नकारते हैं। जी भाऊ, जो आपने बिहार का, महाराष्ट्र का और हरियाणा का, इन सब के नतीजों को देखा, आपको अब राजनीति कोई एक नया ट्रेंड पकड़ रही है, ऐसा कुछ दिख रहा है क्या? हम राजनीति में, इसमें लोग अक्सर फेल हो रहे हैं, जो बड़े बड़े सर्वे हैं वो फेल हो जा रहे हैं, वो बैठ नहीं पा रहे हैं। तो ऐसा कौन सा ट्रेंड है जो आपको लगता है कि अब दिख रहा है और जिसको हम लोग पकड़ पाने में बहुत जो सहज नहीं है, जो पत्रकार ग्राउंड पर भी जाते हैं वहां भी चूक कर देते हैं, तो क्या है वो नया ट्रेंड, क्या दिख रहा है आपको? नहीं, मैंने उस पर एक मराठी में वीडियो भी बनाया कि एक बात होती है कि हम अपने तरीके से अनुभव के आधार पर कुछ चीजें बनाते हैं या कुछ तय करते हैं। अब देखो, राजनीति का विश्लेषण करने वाले हो, पत्रकार हो, संपादक हो या पॉलिटिकल साइंस का अभ्यास करने वाले लोग हैं, वो भी पुराने अनुभव के आधार पर कुछ निष्कर्ष तैयार करते, आधार तैयार करते। तो अब बार अभी भी कल के चुनाव में भी बिहार में बोला गया कि बिहार की राजनीति मतलब जाति की राजनीति, लेकिन जाति की राजनीति बिहार में टूट गई, हम देख रहे हैं। उसका कोई विश्लेषण नहीं कर रहा है। हाँ, मनीष का चेहरा था, मनीष पर लोग नाराज ना, नीतीश पर लोग नाराज नहीं थे, नीतीश का चेहरा था, बीजेपी का इंजन था, वगैरह वगैरह बोल रहे।
लेकिन आप जिस एमवाय समीकरण के बारे में बोल रहे थे, मुस्लिम यादव, वो तो टूट गया, क्योंकि अगर मुस्लिम मजहब के आधार पर वोटिंग नहीं करता तो 5 एमएलए ओवैसी के नहीं आते, तो वो मुस्लिम पकड़कर ही वोटिंग कर रहा है। हाँ, एमवाय समीकरण टूट गया, एमवाय समीकरण टूट गया। और दूसरी बात यह है कि अब चुनाव के नतीजे आने के बाद जिस ढंग से आरजेडी के नेतृत्व ने, लीडरशिप ने, वो जो भोजपुरी गायक थे उनको नोटिस भेजिए कि हमारे नाम से, हमारे नेता के नाम से, हमारे चुनाव चिन्ह के चित्र पर आपने वीडियो बनाया, उससे हमारे पार्टी को नुकसान हो गया। क्या नुकसान हो गया, क्यों नुकसान हो गया, उस पर भी थोड़ी थोड़ी मेनस्ट्रीम मीडिया में चर्चा हो रही है कि जिस ढंग से डंडा लेकर, मुरेठा बांधकर ये रैलियां करते थे, उससे बाकी की जातियां डर गई, उनका कंसोलिडेशन हो गया। ये मैं पिछले 1 हफ्ते से सुन रहा हूं और मैं वो समझने की कोशिश कर रहा हूं कि अरे कोई भी मोर्चा होता है, कोई भी रैली होती है, जिस पार्टी की होती है, वो लोग तो डंडे झंडे लेकर निकलते हैं, घोषणा देते हैं, तो दूसरी तरफ से कंसोलिडेशन होता है, उसका मतलब क्या है, मैं समझने की कोशिश कर रहा था। और जितना मैं बारीकी से समझने की कोशिश कर रहा था तो एक बात समझ में आ गई कि जब एक जाति, और उससे भी बड़ी बात कि जो बाहुबली या सामर्थ्यशाली जाति होती है उस राज्य में, अगर उसकी दादागिरी है, ये दिमाग में आ जाता है, तो बाकी की छोटी मोटी जातियां इकट्ठा हो जाती है, उनका कंसोलिडेशन हो जाता है। और वही बिहार में हुआ है। जब बोला जाता है कि वो क्या था, कट्टा वगैरह शब्दों का इस्तेमाल हुआ था, रंगदारी का इस्तेमाल हुआ था, तो अगर यादव आ जाएंगे तो जंगल राज का मतलब अपहरण, किडनैपिंग, क्या बोलते हैं, रंगदारी चलेगी, एक्सटॉर्शन चलेगा, ये दिमाग में आ गया। और क्यों नहीं, ये सबसे बड़ी संख्या में ये जाती है, तो ये गांव में धमाल कर देंगे, बवाल कर देंगे। तो बिल्कुल मुझे आहिस्ता आहिस्ता दिमाग में आ गया कि मैं जो समझने की कोशिश कर रहा था कि ये, मैं आपसे बात करते हुए भी मैंने कहा था कि महाराष्ट्र रिपीट होगा। तो महाराष्ट्र रिपीट का मतलब क्या था कि जो एनडीए सत्ता में है वापस आ जाएगी। तो महाराष्ट्र में मैं उल्टा वापस आ गया बिहार से, और महाराष्ट्र के चुनाव के नतीजे का अभ्यास करने लगा, तो मेरे दिमाग में एक बत्ती जली कि अरे यहां भी, वहां यादव है तो यहां मराठा सबसे तगड़ी जात मानी जाती है, संख्या में बड़ी जात मानी जाती है। और मराठा आरक्षण आंदोलन पिछले 2 साल से चल रहा था, और महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री ब्राह्मण जाति का था, मुख्यमंत्री था या तो उप मुख्यमंत्री था देवेंद्र फडणवीस, उसके खिलाफ मराठा आरक्षण के दरमियान जो गंदी हरकतें, गंदी भाषा का इस्तेमाल हुआ, ओबीसी के खिलाफ जो कुछ बातें की गई, धमकाया गया, क्या तुमको मराठों के वोट नहीं चाहिए? मनोज जरांगे पाटिल जो मराठा आरक्षण आंदोलन चला रहे थे, वो लगातार धमका रहे थे, आपको सत्ता में बैठना है कि नहीं, बिना मराठा सपोर्ट के आप सत्ता में नहीं बैठ सकते। तो उससे एक ब्राह्मण मुख्यमंत्री था, वो अपने आप ओबीसी और अदर कास्ट का सबसे बड़ा नेता बन गया। आज देवेंद्र फडणवीस जन्म से वो ब्राह्मण है, लेकिन ओबीसी और पिछड़े जातियों का, मराठों के खिलाफ का नेता बन गया। आज उसकी पहचान क्या है? तो जिस ढंग से आरजेडी के समर्थक नेता यादव और मुस्लिम अलायंस है, वोट बैंक है, उसके आधार पर बिहार में धमाल मचा देंगे, ये भाषा कर रहे थे। बिल्कुल वही बात 2 साल 2.5 साल से मराठा आरक्षण के नाम पर महाराष्ट्र में चल रही थी। अब ये दो तो समझ में आए मेरे, और उसके लिए मैंने सोचा कि अगर ये यहां हुआ है तो हरियाणा में क्या हो गया। तो हरियाणा में देखो आप, लोकसभा चुनाव के बाद अब तो वापस जाट सत्ता में आएंगे, और
हुड्डा की एक तरफा दादागिरी शुरू हो गई कांग्रेस पार्टी में, और कांग्रेस पार्टी में ही गुट बन गए। शैलजा का हो या और जो कुछ हो, वो जाटों के खिलाफ वो बोल रही थी। तो जाट सबसे बड़ी जमात, मराठा सबसे बड़ी जमात और यादव सबसे बड़ी जमात, ये जो संख्या में बड़े और बाहुबली और जिनके पास ट्रेडिशनली संख्या और साधनों की ताकत है, वो दूसरे जातियों पर दादागिरी करते हैं। तो इसके खिलाफ बाकी की जातियां जो थी उनका कंसोलिडेशन, पोलराइजेशन होता है। लेकिन और एक बात है, ये हरियाणा में जाट हो, महाराष्ट्र में मराठा हो या बिहार में यादव हो, उनमें भी बहुत सारे पढ़े लिखे हैं। पिछले 25-30 साल में इस हर जाति में जो पढ़े लिखे हैं वो अपनी क्षमता पर, अपनी पात्रता पर कुछ करना चाहते। वो जाति का आधार नहीं लेना चाहते, वो विकास चाहते, डेवलपमेंट चाहते। गुंडागर्दी से अपनी हुकूमत पैदा करे ये वो नहीं चाहते, क्योंकि इससे पढ़े लिखे होकर भी आप ऐसा जो बोला जाता है, उससे उसने मेहनत करके पढ़ाई लिखाई की है, ज्ञान प्राप्त किया है, वो किसी पोजीशन पर पहुंचा है। लेकिन ऐसे लोग जो जाति के आधार की राजनीति करते हैं, गुंडागर्दी करते हैं, उसके कारण एक कर्तव्यगार कोई अपने क्षमता से बढ़ा हुआ यादव होगा, मराठा होगा या जाट होगा, उसकी तरफ भी लोगों की नजर बदल जाती है। और ऐसा जो पढ़ा लिखा युवा है या कोई क्षमता वाला है, वो भी इनके खिलाफ होता गया। और पहली बार मुझे लगता है कि बिहार में आरजेडी का बड़ा नुकसान हुआ। महाराष्ट्र में शरद पवार मानो मार्जिनलाइज हो गए, और वहां हुड्डा जो थे उनकी भी लीडरशिप खत्म हो गई। ये तीनों जाति के अपने अपने ताकतवर नेता थे। इसका मतलब है कि जो बदल हो रहा है राजनीति में, उस बदल में जो जाति के आधार पर अपनी हुकूमत जमाना चाहते हैं, उनको जनता रिजेक्ट कर रही है। ऐसे जातियों में भी सेंध लगी है, और सेंध बीजेपी के लिए लगी ऐसा मैं नहीं मानता। लोग इसमें बदलाव चाहते, और दूसरी जातियों के नहीं बल्कि उन्हीं जातियों में बहुत सारे लोग बड़ी संख्या में ये बदलाव चाहते कि हमारी जाति पर कोई कलंक ना हो। हम उस जाति में है, लेकिन हम अपनी क्षमता पर, अपनी क्वालिटी पर आगे बढ़ना चाहते, ना कि भीख चाहते, ना गुंडागर्दी करना चाहते, ना कुछ किसी का हथियाना चाहते। हमें रिस्पेक्ट होना चाहिए, लेकिन रिस्पेक्ट कैसा होना चाहिए? सम्मान जैसा चाहिए, डर के मारे नहीं चाहिए। और ये अगर यादवों में, मराठों में या जाटों में होता है तो ये बड़ा ट्रेंड है कि जाति के आधार पर चल रही पिछले 30-40 साल की राजनीति अब पीछे हटने लगी है। ये मैं मानता हूं कि सबसे बड़ा ट्रेंड लोकसभा चुनाव के बाद निकलकर सामने आ रहा है। और दूसरी बात, जो वहां हो रहा है वो मुस्लिम में भी हो रहा है। आरजेडी की चंगुल से अगर मुस्लिम भी निकल रहे, भले उसमें से जो कट्टर है वो ओवैसी के साथ चले जाए, लेकिन बाकी पढ़े लिखे जो है वो भी अपनी भूमिका बदल रहे हैं। तो ये मुझे लगता है कि लोकसभा के बाद ये सबसे बड़ा अलग ट्रेंड सामने आ रहा है कि जाति की या संख्या की ताकत पर जो कम्युनलिज्म चलता है वो खत्म करेंगे। और इसके अर्थात बीजेपी जो है वो उसके लिए हिंदुत्व नाम का बड़ा छाता लेकर खड़ी हो गई है। तुम्हारी जाति इंपॉर्टेंट नहीं है, तुम राष्ट्रीय हो, तुम भारतीय हो, तुम हिंदू हो, तो इस छाता के नीचे आ जाओ, तुम्हारी जो क्षमता है उसका सम्मान जरूर होगा। और इसलिए बीजेपी को हिंदू करके वोट मिल रहे, भारतीय करके मुस्लिमों के भी वोट मिलना शुरू हो गया है। और इसका ही बड़ा साक्षात्कार हमें महाराष्ट्र और बिहार में मिला है। शुरुआत हरियाणा में हुई, लेकिन इसका दिल्ली में भी हुआ है। तो ये नया ट्रेंड मैं मानता हूँ। अच्छा, इस ट्रेंड में जिस तरह से जाति के जो ठेकेदार पॉलिटिशियंस थे
उनके अंदर कोई चेंज आपको दिखता है? जैसे यादव है तो उनके लिए लालू प्रसाद यादव रहे, मुलायम सिंह रहे, उसी तरह मराठा पॉलिटिक्स का मतलब होता था, बल्कि हम लोग तो आपने देखा होगा पढ़ते ही ये थे कि मराठा सरदार मतलब शरद पवार, वो सब लोग। तो इनकी क्या दुकान बंद होगी तो फिर पॉलिटिक्स में कोई नया गुंजाइश आपको दिखती है कि हम क्या देखेंगे? क्योंकि अभी चुनाव होने हैं आपके यहाँ बीएमसी में, बहुत लोगों को उसका बहुत बड़ा तैयारी है, मतलब चूंकि बाहर के लोग बीएमसी के चुनाव में जरूर आकृष्ट हैं, उनको लगता है कि वो जानना चाहिए, लेकिन उसके बारे में जानते कम है वहां तो। लेकिन उनको बस इतना तो समझ में आता है कि साहब वहां राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे ये सब है। लेकिन क्या आप ये मान रहे कि अब शरद पवार की पॉलिटिक्स का उम्र से अलग हटा देते हैं, हम उम्र को नहीं जोड़ते हैं, तो क्या शरद पवार पॉलिटिक्स का एरा खत्म हो गया है? नहीं, शरद पवार का एरा खत्म हो गया ऐसा नहीं मैं मानता। बात शरद पवार की है ही नहीं। किसी भी जाति के, किसी भी वंश के या किसी भी भाषा के, अस्मिता के ठेकेदारों को लोग नहीं मानते। विकास की राजनीति, इसका मतलब ये है कि पूरे समाज को और समाज में जिनकी अच्छी क्षमता है उनके लिए अवसर बनाने वाली जो विचारधारा है, जो प्रोग्राम है, लोग उसके साथ जाना चाहते। लोग अपनी जाति की क्या बोलते आधार लेकर आगे नहीं चलना चाहते। जो बात हो गई है, मुझे 2024 के चुनाव के बाद ये बदलाव नजर में आने लगा है कि लोग किसी भी आधार पर, आप हम बंगाली है, हम मराठी है, इसका ठेकेदार किसी को नहीं मानते। लोग यादव नहीं मानते, लोग अहिर नहीं मानते, लोग मराठा नहीं मानते, लोग ब्राह्मण भी नहीं मानते। लोग बोल रहे कि जन्म से नहीं, आपकी क्षमता से आपको अवसर होना चाहिए। और इसलिए आहिस्ता आहिस्ता मैं मानता हूं कि ये पूरे देश में जो आरक्षण हो या ऐसे तरीके से जात या भाषा के आधार पर चल रही संस्थाएं, संगठना है, वो आहिस्ता आहिस्ता पीछे पड़ जाएगी, हट जाएगी। और हिंदू समाज जो है वो भारतीय करके एकजुट होता जाएगा। और जितना एकजुट होता जाएगा, फिर पीढ़ी, ये दलित, ये बातें रह जाएगी। और देखो, आजादी को 70 साल हो गए। जो पिछड़ों के लिए आरक्षण या सब्सिडी वगैरह मिलती गई है, उनमें भी अच्छे पढ़े लिखे लोग तैयार हो गए, संख्या में कम हो गए। लेकिन जब जाति का लेबल लगता है तो उनको उसकी शर्म आती है कि मैं जाति का हूं, इसलिए मेरी क्षमता नहीं देखी जा रही है। गड़बड़ वहां होती है। और वहां से हर जाति में लोग आहिस्ता आहिस्ता आगे लगे। लोगों की दिमाग में, मैंने कुछ लोगों से बात की है, एक हमारे यहाँ का अच्छा ओबीसी नेता है, वो बोला कि हम आरक्षण की मांग करते रहे, ब्राह्मणों ने कभी आरक्षण की मांग नहीं की। फिर ब्राह्मण सबसे बड़ी संख्या में उच्च स्थानों पर क्यों है? उनको जरूरत क्यों नहीं लगती? वो अपनी क्षमता से आगे निकल जाते। तो लड़ाई है तो क्षमता से होगी। कोई भी आपको मदद करेगा तो मदद का मतलब क्या होता है? उसने मदद बंद कर दी, आप फिर लंगड़े हो गए, तो ये नहीं चलेगा। आहिस्ता आहिस्ता उनमें से भी लोग, अलग अलग जाति के, पिछड़े जाति के लोग उभर कर सामने आ रहे हैं। वो अपनी जाति का जो कार्ड है वो इस्तेमाल नहीं करना चाहते, और ये संख्या बढ़ रही है। और उसका ही जो प्रतिबिंब है वो हम इस चुनाव में लोकसभा के बाद देखने लगे। और इसलिए मेरा ध्यान वहां गया कि आज आरजेडी ही अपने ही पार्टी का और जाति का प्रचार करने वाले गायकों को नोटिस भेज रही कि आपने हमारा नुकसान किया। तो नुकसान बाकी जातियों के कंसोलिडेशन से नहीं हुआ है, उनके ही जाति में सेंध लगी है। उनमें पढ़े लिखे आगे बढ़ना चाहने वाले लोग हैं जो अपनी क्षमता से कुछ करना चाहते हैं। उनको अब शर्म लगती है कि मुझे क्यों पिछड़ा बोल रहे हो, मैं हुआ आगड़ा। तो ये बदलाव की शुरुआत 2024 के बाद हुई है। और इसके हम अलग अलग राज्यों में हम देख रहे हैं। अब मुंबई में आप देखोगे,
ठाकरे ब्रांड मराठी वगैरह कर रहे ना, उनको उनकी जगह वोटर दिखाएगा, वोटर दिखाएगा। क्योंकि बात ये होती है ना कि मैं हमेशा इसका एक उदाहरण देता हूं, हमारे मुंबई में अभी कहाँ होता है कि नहीं, क्योंकि मैं इतना घूमता नहीं, लेकिन 20, 25, 30 साल पहले कई बस स्टॉप स्टैंड पर या रेलवे स्टेशन पर या चौराहे पर एक कोई गरीब महिला हाथ में सुपड़ी में एक छोटा बच्चा लेकर खड़ी रहती थी, भीख मांगती थी। तो उसको तो अफू खिलाई जाती है, अफीम, और वो तो सोया पड़ता है, और हम हर बच्चा है उसके दूध के लिए हम 2 रुपए देते, 1 रुपया देते हैं, उससे तो वो कमाई करती, धंधा करती थी। ये जाति पाति के जो ठेकेदार हैं, अस्मिता के ठेकेदार हैं, तो लोगों के समझ में आने लगा कि ये हमको वो सुपड़ी में रखा बच्चा भीख मांगने के लिए वैसा बना रहे। तो ये विक्टिम कार्ड अब नहीं चलने वाला, क्योंकि विक्टिम कार्ड की क्रेडिबिलिटी और क्रेडिट खत्म होते जा रहे हैं, डेबिट होते जा रहे हैं। तो ये ट्रेंड मैं मानता हूं कि 2024 के बाद अगर निकल के सामने आ रहा है तो लोग हर जाति के लोग, पिछड़े हो, अगड़े हो, बीच वाले हो, ओबीसी हो, हर जाति के लोग आहिस्ता आहिस्ता इससे दूर हो रहे, क्योंकि उनको समझ में आ रहा है कि अगर हमको रहना एक शहर में, एक गांव में, एक मोहल्ले में, तो एक दूसरी की तरफ शक की या नफरत की नजर से देखेंगे तो जीना हराम हो जाएगा। उल्टा एक दूसरे के साथ हाथ मिलाएंगे तो शायद उसकी मदद मुझे हो जाए, मेरी मदद उसको हो जाए, और हम डेवलपमेंट की ओर जाएंगे, तरक्की की तरफ जाएंगे। ये आपको लगता है ये ट्रेंड अभी परसिस्ट करेगा? क्योंकि अभी तो उत्तर प्रदेश के चुनाव तो 27 में है, लेकिन अभी हम बंगाल में देखेंगे, बंगाल में वैसे तो जातियों के समूह उस तरह काम नहीं करते हैं। हम लोग देखते हैं कि भाई जैसे यूपी, बिहार या उधर महाराष्ट्र में या इन तमाम जगह या हरियाणा में दिखता है। लेकिन अगर हम लोग बंगाल देखते हैं, तमिलनाडु में वैसे बहुत ही जबरदस्त तरीके से जातीय आधारित ही पार्टियां हैं, वहां तो जो जाति है उसकी एक पार्टी भी है, उस तरह से है। तो ये आपको लगता है कि ये परसिस्ट करेगा और इसके बाद की पॉलिटिक्स पे असर पड़ेगा इससे? बिल्कुल पड़ेगा। देखो क्या होता है कि 20-25 साल पहले, 2000 से पहले हम देखें तो जितने हम अपने अपने गांव में, शहर में, जिले में अटके हुए थे, अब नहीं हो रहा है। अब देखो पिछले 25 साल में पासपोर्ट लेने वालों की संख्या कितनी बढ़ी है। तो ये दुनिया भर घूमने जाते हैं। दुनिया ने डेवलपमेंट क्यों की है देखते हैं। कोई न्यूयॉर्क जाता है, आज न्यूयॉर्क में एक इंडियन ओरिजिन का कोई जोहरान है, वो वहां का मेयर तक बन गया। तो देखते तो उनके मन में भी हम पिछड़े क्यों है, हम पिछड़े क्योंकि हम अपने कुएं से निकलने को डरते हैं, हम समुंदर देखकर डर जाते हैं, ये सोच आ जाती है और वहां से बदलाव शुरू होता है। और मैं मानता हूं कि आपको आने वाले तमिलनाडु के चुनाव में, केरल के चुनाव में, बंगाल के चुनाव में इसका बहुत बड़ा परिणाम दिखाई देगा। बदलाव देखो आहिस्ता आहिस्ता होता है, क्रांति फटाफट हो जाती है, बाढ़ आकर निकल जाती है, लेकिन वो बिल्डिंग खड़ी करने में टाइम जाता है। तो ये बदलाव जो हो रहा है, मोदी जी ने अगर पिछले, मैं मानता हूं कि देश भर में 10-11 साल में जो बदलाव किया है, इसकी ये शुरुआत है, उसके परिणाम अभी दिखाई देने लगे कि देखो जाति पाति से उठो, डेवलपमेंट, विकास। अब रोड बने तो किसी एक जाति के लिए नहीं बने, हवाई अड्डे बने तो कोई भी जा सकता है, अगर फ्री राशन मिल रहा है तो हर धर्म के, हर जाति के इंसान को मिल रहा है, गैस मिल रहा है, गांव में बत्ती आ रही है, इलेक्ट्रिसिटी आ रही है, घर में पानी पहुंच रहा है, तो जात धर्म देखकर नहीं हो रहा है ना। जब उसका परिणाम देख रहे हैं लोग तो उनको पता चल रहा है कि देश में शायद बीजेपी अकेली है कि जो जात या धर्म के आधार पर लोगों का काम नहीं करती, जनता के लिए करती है। तो अगर वो करते हैं तो हमें जाति में अटक के रहने की जरूरत नहीं है, हमको भी बीजेपी का जो ट्रेंड है उसके साथ जाना पड़ेगा, और इसके लिए ये परसिस्ट होगा। जैसे जैसे परिणाम होता है, जैसे जैसे होता है ना, हमने देखा
कि कोरोना के बाद जब वैक्सीन हुआ तब आहिस्ता आहिस्ता इस एज ग्रुप को, फिर उस एज ग्रुप को, इस ढंग से ज्यादा लोगों को वैसे बनता गया, देते गए, और एक दिन लॉकडाउन उठ गए, जरूरत नहीं रही। तो लेकिन अरे 5 लाख 25 लाख वैक्सीन बनाने से क्या होने वाला है, ये तो बीजेपी का वैक्सीन है, बोलने वाले थे ना। आज 5 साल के बाद हम कहाँ हैं? तो बात ये होती है ना कि परसिस्ट होता है, एक दिन में चमत्कार नहीं होता है, और चमत्कार होता है वो टिकने वाला भी नहीं होता, टिकने वाला भी नहीं होता। तो ये शुरुआत हुई है 2024 के चुनाव के बाद, और आहिस्ता आहिस्ता उसके लोकल परिणाम दिखाई दे रहे हैं हमको। अगर महाराष्ट्र में, हरियाणा में, दिल्ली या बिहार में उसके बड़े परिणाम दिखाई दिए, तो उसका थोड़ा परिणाम तो केरला में, तमिलनाडु में, आसाम में, बंगाल में होगा। शायद बंगाल में ज्यादा होगा, केरला तमिलनाडु में कम होगा। लेकिन केरला तमिलनाडु में अगर बीजेपी की नेशनलिस्ट जो विचारधारा है वो अगर 15-20% से भी ज्यादा जो सीट पाती है, तमिलनाडु में अगर 10-15 सीट भी बीजेपी पाती है, तो वो बहुत बड़ी अचीवमेंट होगी, क्योंकि अगली बिल्डिंग खड़ी करने के लिए वो उसमें एक प्लॉट यानी भूखंड मिल जाता है। तो परसिस्टेंस मैं उसको मानता हूं। एक दिन में तो आता है, जाता भी है, उसमें कोई मजा नहीं। जो बदलाव है वो बदलाव दीर्घ समय के लिए होना चाहिए, और वो शुरू हो चुका है। हमको उसका बाहें फैलाकर स्वागत करना चाहिए। ठीक है, तो मुझे लगता है कि चूंकि ये सब्जेक्ट स्पेसिफिक था तो इसलिए इसमें और मैं कुछ नहीं जोड़ूंगा। और आज आपके साथ ये एक नई बात कि 24 के बाद के चुनाव में जाति अब आधार नहीं है, यानी हम लोग भारतीय राजनीति के एक और दौर को देख रहे हैं जिसने 80-90 के बाद ये देखा, बल्कि 90 से पहले था लेकिन 90 के बाद बहुत मुखर होते हुए देखा मंडल के बाद। अब ये राजनीति उससे आगे बढ़ रही है। यही हमारे साथ एक बात और जोड़ दूं। देखो जी। 2024 के जनवरी में प्राण प्रतिष्ठा हुई थी, उसके बाद भी अयोध्या चुनाव क्षेत्र में बीजेपी का उम्मीदवार हार गया। लोग जाने कम हो गए, खर्चा करने कम हो गए, लेकिन फिर से उभर कर सामने आया है कि अयोध्या में बहुत बड़ी इकोनॉमिक बूम आ चुकी है। तो थोड़ा इधर उधर होता है, लेकिन जिस राह पर चल पड़े, इंडियन या हिंदू इकोनॉमी का मतलब ये होता है कि मंदिर इकोनॉमी। मंदिर जब पर्यटन के स्थान हो जाते हैं, टूरिस्ट सेंटर हो जाते हैं, तो वहां और जगह कमाया हुआ पैसा आ जाता है। हजारों साल से पहले से मंदिर क्यों बनाए जाते थे? रहने को घर अच्छा नहीं था, लेकिन मंदिर बड़े ऊंचे ऊंचे बनाए जाते थे, क्योंकि मंदिर इकोनॉमी होती है। तो ये मैं मानता हूं, जैसे भूमि पूजन हुआ था, उसके 5 साल के बाद 4 साल के बाद मंदिर खड़ा हुआ, प्राण प्रतिष्ठा हुई, अब ध्वजा लहराई है, तो पहली ईंट लगाई जाती है। तो वैसे मैं मानता हूं 2024 में मेजॉरिटी कम हुई उसका कोई मतलब नहीं है, उसमें क्या शुरू हुआ है वो ढूंढना पड़ता है, देखना पड़ता है। और मैं मानता हूं कि ये नया सबसे अच्छा ट्रेंड आया है कि जात पात तोड़कर लोग हिंदुत्व के बड़े छाते के नीचे, अम्ब्रेला के नीचे इकट्ठा होने लगे, और डेवलपमेंट की जो दौड़ शुरू हो गई है। पूरी दुनिया हैरान होकर हमको देख रही है। तो जिस सरकार को मेजॉरिटी नहीं है, उस सरकार के सामने देश की छोड़ो दुनिया के बड़े बड़े नेता आशावादी होकर देख रहे। तो ये ट्रेंड चलता रहेगा। हाँ, चमत्कार की एक्सपेक्टेशन मत करो। चमत्कार होगा तो 10 साल में हम वही बात करेंगे, अरे वहां तो लगा नहीं था लेकिन आज तो इतना हो गया, तो होगा। एक आखिरी सवाल भाऊ, चूंकि आपने जिक्र कर दिया भगवान राम का, तो मुझे भी लगा कि एक सवाल वैसे मैं इसमें नहीं ले रहा था, लेकिन फिर भी जो गोवा में भगवान श्री राम की सबसे ऊंची मूर्ति वहां प्रधानमंत्री मोदी ने की है, तो गोवा के इतिहास को लेकर बहुत सारी चीजें भी हुई हैं, लेकिन वहां से जो मैसेज दिया कि ये
जागरण है, पुनर्जागरण है, हिंदू उसका सनातन का पुनर्जागरण है। इससे प्रधानमंत्री मोदी क्या, मतलब जो आपने वैसे तो कहा ही है, लेकिन क्या वो इससे आगे और कोई गहरा मैसेज है, एक आखिरी सवाल के तौर पर? वो मूर्ति अरब सागर के किनारे खड़ी है, इससे और बड़ा क्या सिग्नल हो सकता है? इससे और बड़ा क्या सिग्नल हो सकता है कि अरब सागर से लेकर अफ्रीका की तरफ अखंड भारत की संस्कृति जाती है। तो वही तो सबसे बड़ा सिग्नल है। ये सबसे बड़ा सिग्नल है कि हम कहां देख रहे हैं, इस समाज की, भारतीय समाज की नजर कहां है। वो भूमि ग्रैब करने के लिए नहीं है, लैंड ग्रैब नहीं है, वो माइंड स्पेस ग्रैब करने की बड़ा इशारा है, मैं मानता हूं। और हम देखते हैं कि अरबी देशों में भी मंदिर बनने लगे हैं। हाँ। बहुत सारा हिंदू थॉट जो है वो फैलने लगा है, क्योंकि उसको भी अल्टरनेटिव नहीं है। देखो, दुनिया में अगर शांति से जियो और जीने दो, ये थॉट हिंदू विचार में है, हिंदू जहन में है, तो उसको तो दुनिया भर फैलना है। अगर इंसान इस वसुधैव कुटुंबकम तो हम बोलते हैं ना, हम प्रॉपर्टी नहीं बोलते, हम कुटुंब बोलते हैं, एक फैमिली बोलते हैं। हम पूरी दुनिया को अपनी फैमिली मानते हैं। और फैमिली का मतलब क्या होता है? जो दुबला है उसके लिए जो सशक्त है वो थोड़ा सैक्रिफाइस करता है। तो भारत वो बता रहा है कि जो दुबला है उसके लिए हम हैं, डरो मत, कुटुंब में आ जाओ, फैमिली में आ जाओ। और इसलिए अगर राम की बड़ी मूर्ति बनी है, वो सागर के किनारे बनी है, तो वो हमारे पश्चिम में फैले हुए जो देश है उनके लिए इशारा है कि ऊपर मत देखो, क्या बोलते हैं उसको, उत्तर की ओर मत देखो, मध्य की ओर देखो, पश्चिम मध्य की ओर देखो। ये उस मूर्ति का सिग्नल होगा। जी जी, धन्यवाद भाऊ, आप जुड़े, और तमाम दर्शकों की ओर से मेरा आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने जुड़ के और एक नई जो राजनीतिक बहस है उसकी तरफ इशारा किया, जो चल रही है और जिसको लोग अभी तक पूरे चुनाव में, लोगों के अंदर ये हमेशा निराशा रहती है, क्योंकि हम जैसे पत्रकार भी वहां सिर्फ जाति को ही खोज पाते हैं। लेकिन जाति के आगे भाऊ ने एक नए रास्ते की तरफ बताया कि भारतीय राजनीति अंदर ही अंदर अपनी चर्निंग में है, अपने अंदर प्रयोग करती है, जनता प्रयोग करती है, और हमको वो देखने की नजर होनी चाहिए। तो मुझे लगता है उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद भाऊ, आप जुड़े, और मैं फिर आपका उम्मीद करता हूं हम जल्द फिर जुड़ेंगे। नमस्कार।